ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम लोग शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता टूटी हुई बिखरी हुई पर बातचीत करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवाद और नई कविता के दौर के एक खास कवि हैं। उनकी कविता का अंदाज, उनकी कविता का मिजाज उनके समकालीन और कवियों से कुछ अलग तरह का है। शमशेर की कविता को समझने के लिए हमें थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। एक तरह से अगर कहें तो शमशेर अपनी कविता में रूप विधान के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं और उनकी यह सतर्कता कविता के ऐसे रूप को जन्म देती है जिसे समझने में आम पाठक को थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर कविता का गहराई से विवेचन विश्लेषण करें तो हमें खुलती हुई नजर आती है और खुल करके कुछ नए संकेत, नए अर्थ, जीवन के प्रति एक नए तरह का राग, नए तरह का विराग हमारे सामने प्रस्तुत करती है। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में बिंबों, उपमानों और संगीत ध्वनियों के द्वारा नवीनता पैदा की गई है। ध्यान रखना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह कविता के अलावा चित्रकार थे। दिल्ली में रह करके वकील बंधुओं से उन्होंने पेंटिंग सीखी थी। संगीत की उनकी अच्छी समझदारी थी। इन तमाम चीजों के बाद या इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर हम उनकी कविता पर आए तो कविता कुछ नया अर्थ देती हुई हमें प्रतीत होगी। आज हम उनकी एक कविता टूटी हुई बिखरी हुई पर बात करेंगे। इस बातचीत के बाद आप शमशेर की काव्यानुभूति का स्वरूप समझ सकेंगे, शमशेर की प्रेमानुभूति का स्वरूप समझ सकेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई कविता का वैशिष्ट्य जान पाएंगे, शमशेर की काव्य भाषा और बिंब विधान से परिचित हो सकेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में पहले भी कहा कि शमशेर एक जटिल जीवनानुभूति और काव्यानुभूति के कवि हैं। उनकी विशिष्टता कविता करने की, कविता कर लिखने की एक नई शैली उन्हें साहित्य की दुनिया में एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। अक्सर हमें यह लगता है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। कई बार इस चुनौती को थोड़ा जटिल मान करके हम उसे खारिज भी कर देते हैं। गहराई से अगर इसको देखा जाए तो कारण केवल एक ही है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता
प्रायः बिंबों में है, और बिंबों में कविता होने के कारण अलग अलग पाठक अलग अलग तरह से उसका आस्वादन करते हैं, और शमशेर एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की तरह अपनी कविता में भावों को अभिव्यक्त करते हैं। शमशेर की कविता के बारे में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है कि नई कविता के कवियों में शमशेर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनकी कविता में जो खामोशी, अकेलापन और भावोद्वेग की शांति है, जो काव्यानुभूत की सघनता, मितकथन और मौन है, जो स्मृति बोध और अवसाद है, उसका कारण उनके कवि व्यक्तित्व की गहराइयों में ढूंढा जा सकता है। ये भीतर कहीं बहुत गहरे मृत्यु को, काल की अनंतता और अनिवार्यता को और सृष्टि की नश्वरता को स्वीकार करने वाले कवि हैं। यह बोध उन्हें विनम्र और खामोश बनाता है तथा एक विराट प्राकृतिक सौंदर्य की ओर उन्हें प्रेम, करुणा की ओर भी ले जाता है, और यही उनके काव्य की सही जमीन है, जिसे उनकी तमाम कविताओं में गहरे विश्लेषण से पाया जा सकता है। शमशेर की यह कविता टूटी हुई, बिखरी हुई, थोड़ी लंबी कविता है, लगभग छोटी बड़ी 114 पंक्तियों की, और लंबी कविता तथा गजल के फार्म में लिखी हुई। कविता का शीर्षक हमें थोड़ा चौंकाता है, टूटी हुई, बिखरी हुई। आप देखेंगे कि ये दोनों शब्द, टूटी और बिखरी, विशेषण है, और अगर यह विशेषण है तो इसकी संज्ञा भी कुछ होनी चाहिए। अगर हम उस संज्ञा को समझने की कोशिश करें तो कविता हमें खुलती हुई नजर आती है। क्या है ये टूटी हुई, बिखरी हुई? क्या, किस चीज को शमशेर कह रहे हैं कि टूटी हुई है, बिखरी हुई है? टूटी हुई, बिखरी हुई अपने प्रेम को कह रहे हैं, अपने जीवन को कह रहे हैं, अपनी कविता को कह रहे हैं, या किसी और चीज को कह रहे हैं, ये हमें उनकी कविता से ही स्पष्ट होगा। और कविता की शुरुआती पंक्ति ही है, टूटी हुई, बिखरी हुई, चाय की दली हुई पांव के नीचे पत्तियां, मेरी कविता। ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है, जो कि मेरी दोस्त है। कविता की इन शुरुआती पंक्तियों से ही मालूम हो जा रहा है कि कवि अपनी कविता के भी बारे में बात कर रहा है और अपने जीवन के भी बारे में बात कर रहा है। जिस तरह से टूटी हुई, बिखरी हुई उसकी कविता हमें दिखाई पड़ती है, उसी तरह से टूटा और बिखरा हुआ कवि का जीवन भी है। एक दर्द, एक पीड़ा का एहसास। जीवन दर्द भरा है, पीड़ा भरा है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि जीवन दुख भरा है।
अपने इस कथन को शमशेर अपने 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 इस कथन को शमशेर अपनी कविता में कई बार स्पष्ट करते हैं। आप देखेंगे कि कविता की शुरुआत जो हुई है उसमें सारी क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कवि अपने वर्तमान जीवन से ही कविता का आरंभ कर रहा है। टूटी हुई, बिखरी हुई दली चाय की पत्तियां हैं या कवि का जीवन है, इसका स्पष्ट संकेत जो कवि की दोस्त है ठंड, उससे हो जाता है। यह ठंड एक मुस्कुराहट लिए हुए है, ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है। जीवन के बारे में, कविता के बारे में थोड़ी सी बात करने के बाद शमशेर कविता को फ्लैशबैक में ले जाते हैं और वे उन दिनों को याद करते हैं जब उनके जीवन में प्रेम का आगमन हुआ था, प्रेम आया था। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका रदीफ काफिये क्या थे, इतना खफीक, इतना हल्का, इतना मीठा उनका दर्द था। प्रेम की भाषा, स्पष्ट जो भाषा होती है, वैखरी जिसको कहते हैं, उस वैखरी भाषा में तो कविता स्पष्ट है, नहीं साफ हो रही है, थोड़ी बोझिल लग रही है, लेकिन अनुभूत के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यहां भाव बिल्कुल स्पष्ट है, कविता स्पष्ट है। शमशेर ने जिस प्रेम का एक बात यहां की है, यह प्रेम दर्द तो देने वाला है लेकिन दुख नहीं। शमशेर की कविता के इस भाव को रघुवीर सहाय ने बखूबी पकड़ा था और उन्होंने लिखा है कि एकाएक गूंज, गू गुटर गूंज एक गरज बन जाती है। पर मैं इस एक ताकत की बात नहीं कह रहा था, ताकत है उस व्यक्ति में जो इतना खफीफ, इतना हल्का, इतना मुलायम, इतना मीठा दर्द हाथों से पकड़ सकता है। किसी कमजोर हाथ में वह एक भिनभिनाता हुआ तुकांत करुण संगीत बन सकता था। यहां शमशेर इस गरज में नहाते और झूलते हैं। उनकी केवल इतनी प्यारी सी कमी है कि वह रदीफ काफिये काफिये नहीं सुन पा रहे हैं। इसके आगे कविता प्रेम में डूब जाने, खो जाने और अस्तित्व के विलीन हो जाने की तरफ बढ़ती है। शमशेर ने इस बात को एक ऐसे चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आसमान में गंगा की रेत पसरी हुई है, फैली हुई है और यह रेत कीचड़ की तरह है। कीचड़ की तरह सोना, कीचड़ की तरह सोने में व्यंजित हुआ है। बात कीचड़ की तरह सोने की कर रहे हैं। अपने अस्तित्व को कीचड़ की तरह समझने और साथ ही चमकते रहने का भाव महत्वपूर्ण है। प्रेम के भाव की पवित्रता गंगा में व्यंजित है। कवि प्रेम को जिस गंगा के भीतर होने का अनुभव कर रहा है, उसमें हृदय का छप छप
कर्ता हृदय का जल यानी प्रेम के स्रोत हो जाने का परिणाम है। कवि जिस प्रेम की बात कर रहा है वह प्रेम कैसा है, और जिस प्रेम की वे बात कर रहे हैं वह प्रेम केवल जीवन देने वाला नहीं है, वह प्रेम मृत्यु को संवारने वाला भी है। प्रेम का यह असर मारक है। इसलिए कवि को दुकान की दवाइयां पॉइजन का लेबुल लिए हंसती हुई सी लगती है। दवाइयों के दुकान का बिंब शमशेर की कविता में बार बार आया है। याद रखना चाहिए कि शमशेर ने कुछ समय तक दवाइयों की दवा की दुकान पर काम भी किया था। कवि की कामना है कि उसे प्यास के पहाड़ों पर लिटा दिया जाए। प्यास कैसी प्यास? साधारण प्यास नहीं है, पहाड़ जैसी है। कवि की जो प्यास है वह एक झरने की तरह निकलने के लिए व्याकुल है। क्या यह व्याकुलता प्रेम में फना हो जाने की स्थिति नहीं है? कवि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने प्रेमास्पद को प्रसन्न कर लेना चाहता है। जीवन का जो कुछ भी अनमोल है, जीवन का जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, कवि उसे दांव पर लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि प्रेमास्पद उसका प्रसन्न हो। कविता की पंक्ति है, मुझको सूरज की किरणों में जलने दो ताकि उसकी आंच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो। प्रेमिका की पलकों में जो उनीदी जलन है, उस जलन को मिटाने के लिए कवि जंगली फूल बन जाना चाहता है। कविता अपने चरम पर वहां पहुंचती है जब वह अपनी आकांक्षा और प्रेमिका से अपनी अपेक्षा व्यक्त करता है। कवि क्या चाहता है? चाहता है, हाँ, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। रंजना अरगड़े का एक कथन है कि 114 छोटी बड़ी पंक्तियों में व्याप्त यह रचना प्रेम की तीव्र संवेदना लेकर आती है। ठीक मध्य में यह संवेदना तीव्रतम हो जाती है। कविता का मध्य वही है जिसकी बात मैंने अभी की है। ठीक मध्य में वह संवेदना तीव्रतम हो जाती है। इसकी संरचना भी इस तरह से महत्वपूर्ण है। सारी आरंभिक यात्रा उस तक पहुंचने की है और बाद का पूरा समय उस प्रभाव को लेकर धीरे धीरे शांत हो जाने की स्थिति है। कविता में आप आगे देखेंगे कि कवि खुद ही प्रेम का स्वरूप बन गया है। इसीलिए आईनों को संबोधित अगले अंश में खुद के लिए लिखे और पढ़े जाने की बात कवि कर रहा है। मांग भी है उसकी। यहां प्रेम जीवन का पर्याय है। प्रेम में डूबना और मर जाना प्रेम की सफलता का प्रमाण माना जाता है।
रीतकालीन कविता में तो आप बहुत देखेंगे कि प्रेम में डूब करके पार हो गए हैं और खूब वर्णन हुआ है इसका। शमशेर के यहाँ प्रणयानुभूति का मोहक और सांकेतिक ठोस मानसिक चित्र हमें मिलता है। एक फूल उषा की खिलखिलाहट पहनकर रात का गढ़ता हुआ काला कंबल उतारता हुआ मुझसे लिपट गया। कविता की इन पंक्तियों में दो तीन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उषा हिंदी कविता की आदिम नायिका। फूल जिसका वर्णन शुरू से लेकर अब तक हिंदी कविता में होता रहा है। यहां कवि ने फूल और उषा को किस तरह से एक साथ रखा है। जिस फूल की बात करता है कवि, वह फूल भारतीय कविता की आदि नायिका उषा की खिलखिलाहट पहनकर और रात का गढ़ता कंबल उतार कर कवि से लिपट गया। उषा मधु का स्रोत रही है। रात की समाप्ति और सूर्योदय से पूर्व की स्थिति उस समय को उषा के नाम से जाना जाता है और उस समय का सौंदर्य जगजाहिर है। सभी लोग जानते हैं कि वह ऐसा सौंदर्य है जिसका वर्णन करना कठिन काम है। कवि उस सौंदर्य की तरफ इशारा करता है और उषा के सौंदर्य के या उषा के माध्यम से अगर देखें तो शमशेर बहादुर सिंह कविता के आदिम बिंब से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहां जो उषा का चित्रण है एक परंपरा के रूप में है, लेकिन जिस फूल की वे बात करते हैं उस फूल में गंध है, ज्योति है, कोमल स्पर्श है और चूंकि खिलखिलाहट है इसलिए ध्वनि भी है। रात रात यानी अंधकार यानी उदासी, और वह भी रात कैसी, कंबल की तरह घनी और मजबूत। कविता में आप देखेंगे कवि ने एक कंट्रास्ट पैदा किया है। रात के व्यतीत हो जाने का संकेत, उषा का आगमन, उसका सौंदर्य, दूसरी तरफ रात का गहरा अंधकार, उदासी और फिर रात की उपमा कंबल की तरह घनी और मजबूत। जिस फूल की बात कवि ने किया वह फूल कैसा था, कांटों के बिना, कांटे नहीं है, कांटे तो नहीं है लेकिन फूल के जुल्फे हैं और उन जुल्फों में कवि का पांव खो गया है।
शमशेर कहना क्या चाहते हैं इस बिंब के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से? कहना यही चाहते हैं कि जीवन की गति ठहर गई है, रुक गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहां कवि के पांव खो गए हैं, वह कृतकार्य हो गया है, गति ठहर गई है। और गति का ठहर जाना यात्रा की समाप्त या कवि को अपना गंतव्य मिल जाना है, उसे अपनी मंजिल मिल गई है। वह फूल, जिस फूल की कवि बात कर रहा है, वह फूल कवि पर एक जिंदा इत्रपास की तरह बरस पड़ा। यहां बरस पड़ना क्रिया ध्यान देने लायक है। यह बारिश सामान्य नहीं थी, इसमें तीव्रता और गति थी और संपूर्ण सराबोर कर देने वाला भाव था। और सबसे तो महत्वपूर्ण है जिंदा इत्रपास की उपमा। इत्रपास जिंदा, यानी कवि ने प्रणय के जिस व्यापार की बात की है, प्रणय का वह व्यापार यांत्रिक नहीं है। और कवि को यह पता चलता है, उसे आभास हुआ कि मैं तो एक सांस भर रह गया हूं। प्रणयानुभूत में देश और काल का तिरोहित हो जाना ही दरअसल सांस भर रह जाना है। केवल सांस रह गई है, अपने इर्द गिर्द कवि को और कुछ दिखाई नहीं देता। यह शुद्ध अस्त की स्थिति है। और प्रेम में आनंद का मूल स्रोत भी है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसके पांवों की दिशा खो गई कवि के। ये पांवों की दिशा खो जाना क्या है? पांवों की दिशा का खोना अर्थात कवि का अकेला रह जाना। यहां शमशेर ने जो उपमा दी है, उसके अनुसार कवि की स्थिति एक फटे खुले लिफाफे जैसे हो गई, जिसे उलट पलट कर छोड़ दिया गया है। यह महत्वहीनता और निरर्थकता का बोध है। खुले हुए लिफाफे की तरह, खुला हुआ लिफाफा जिसमें न कोई संदेश बाकी है, न कोई रहस्य है, न कोई आकर्षण है। लिफाफा जब तक बंद था तब तक उसके प्रति एक आकर्षण था, लेकिन अब उस खुले हुए लिफाफे में तो कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वो महत्वहीन हो गया है। प्रेम में मिलन की जिस स्थिति की बात शमशेर कर रहे हैं, यह स्थिति पीड़ादायक है। और प्रेम में मिलन की यह स्मृति पीड़ादायक तो है ही, कवि की मन स्थिति भी गमगीन मुस्कुराहट लिए हुए है। प्रेम में जो पीड़ा मिली, कवि के शिकायत का कारण वह नहीं है। उसे तो वे सारी चीजें अच्छी लगी, वे सारे अनुभव उसके लिए मूल्यवान थे। यहां तक कि तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता चला गया, और जब लपेट न खुले तुमने मुझे जला दिया। मुझे
जलते हुए को भी तुम देखते रहे और वह मुझे अच्छा लगता रहा। जीवन में यदि कुछ अनुभव हो तो अकृत नहीं रहता। घाव सूख जाते हैं लेकिन निशान रह जाता है। याद जीवन में महत्वपूर्ण है, गहरी भी है। उस याद को खुशबू की तरह रूपायित करना एक बेहद रोमांटिक कल्पना है। याद भी कैसी? वह याद कवि की पलकों में इशारों की तरह से बसी हुई है। एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है, जैसे तुम्हारे नाम की नन्ही सी स्पेलिंग हो, छोटी सी, प्यारी सी, तिरछी स्पेलिंग। तुम्हारे दांतों से जो दूब के तिनके के नोक उस पिकनिक में चिपकी रह गई थी, आज तक मेरी नींद में गड़ती है। नींद में गड़ना, बाधा देना। बाधा तो दे रही है, गड़ तो रही है, लेकिन कवि को प्रिय भी है, अच्छी भी है। कवि की न तो किसी से कोई शिकायत है और न कोई ईर्ष्या है। कविता के अंत में आप देखेंगे कि बहुत सारे असंबद्ध बिंब एक साथ आए हैं। ये सारे बिंब जीवन के आगे की दिशा की सूचना देते हैं, संकेत देते हैं। पूरी कविता पढ़िए, सब कुछ हुआ और सब कुछ होने के बीच क्या हुआ? कुछ नहीं। पंक्तियां देखिए, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई अनहोनी और होनी की उदास रंगीनियां थी फकत। यह है कवि का एक तटस्थ दृष्टा भाव, और यह तटस्थ दृष्टा भाव उसे एक विशिष्ट पहचान देता है। शमशेर की कविता का शमशेर की कविता का यही एक गुण है कि वह आत्मपरकता में वस्तुपरकता का आभास कराती है और उसमें खुशी और उदासी दोनों का योग होता है, दोनों मिली रहती हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि शमशेर बिंबों के कवि हैं। बिंब न केवल उनकी पहचान है, बल्कि उनकी एक अलग तरह की काव्य भाषा भी उनकी पहचान है। एक ऐसी भाषा जो बेहद निजी किस्म की है। शब्द और अर्थ को एक नए साहचर्य में प्रस्तुत करने के लिए शमशेर शब्दों का नया क्रम रखते हैं। विजयदेव नारायण शाही ने कहा है, जब एक बार शब्दों को जकड़े हुए अर्थों के पास टूट जाते हैं, तब उनकी इस नई मुक्त की अवस्था में उन्हें नए नए रिश्तों में जोड़ना संभव होने लगता है। ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द आने लगते हैं जिनके साहचर्य की कल्पना पहले नहीं की गई थी। शमशेर मिथकथन के लिए प्रसिद्ध है। वे स्थिति को, किसी भी स्थिति को
विशेषणों और संज्ञाओं के नवीन साहचर्य से प्रस्तुत करते हैं। कविता में ऐसी स्थिति पहले बहुत आम नहीं थी। तमाम ऐसे उदाहरण, तमाम ऐसी उपमाएं, जैसे मुस्कुराहट लिए ठंड, पॉइजन का लेबुल लिए हंसती दवाइयां, प्यास के पहाड़, पलों की उनीदी जलन, दरवाजे की शर्मीली चूलें, कीचड़ की तरह सोना, स्वरों का गीला होना, उषा की खिलखिलाहट पहनना, मोतियों को चबाना, सितारों को कनखियों में घुलाना, जिंदा इत्तेफाक बनकर बरस पड़ना, सिर्फ सांस हो जाना, या पहाड़ों का गमगीन मुस्कुराना, खुशबू या पलकों में बसना आदि। इस तरह की उपमाएं, इस तरह के बिंब शमशेर की कविता में देखे जा सकते हैं और हमें नहीं मिलते। वे अपनी कविता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा अर्थ संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं। स्वयं उन्होंने कहा भी है कि कला उसे कहते हैं जिसमें कम से कम उपादानों के साथ अधिक से अधिक प्रभाव पैदा किया जा सके। शब्द कम हो, चित्र हैं तो रेखाएं कम हो, रंगों का बहुत उपयोग न किया गया हो, मगर जो प्रभाव चाहिए वो उतने में पूरा अधिक से अधिक हो। ये यानी एक सूत्र मेरे मन में बैठा रहा है हमेशा कि अधिक शब्द हो तो उसे और कम करो, और हो और भी कम करो। एक तरह से शमशेर का यह कथन उनकी कविता को समझने का सूत्र देता है। किसी भी बात को, किसी भी स्थिति को, किसी भी भाव को कितने कम शब्दों में प्रकट कर दिया जाए। शमशेर की कविता की यही विशेषता है और इसीलिए उन्हें शब्दों का मितव्ययी कवि कहा जाता है। टूटी हुई बिखरी हुई कविता शमशेर की काव्यानुभूत, जीवनानुभूत और प्रणयानुभूति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें प्रेम, कविता, जीवन और अवसाद सब मिलकर के एक हो गए हैं। कवि सबको तटस्थ रूप से एक निश्चित दूरी से देख रहा है और जैसा देख रहा है वैसा ही प्रस्तुत कर रहा है। गजल और लंबी कविता के अद्भुत मिश्रण से बनी हुई यह कविता हिंदी और उर्दू काव्य परंपरा की अनुगूंज लिए हुए है। इसमें भारतीय कविता की सदियों पुरानी परंपरा भी विन्यस्त है।